अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 49 टू 51। शहर से दूर घने जंगल के बीच में बना एक बांग्ला जो कि इतना भयानक था जैसे मानो वहां भूतों का डेरा हो। उसके आसपास खड़े गार्ड्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। बंगले के अंदर से बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें गूंज रही थी। बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर बने बड़े से रूम में एक इंसान मूविंग चेयर पर पीछे की तरफ लीन होकर आराम से बैठा हुआ था। उस रूम में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। वहां सिर्फ एक हल्की सी डिम लाइट जल रही थी जो कि उस इंसान के चेहरे पर हल्की हल्की पड़ रही थी। उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो पीछे की तरफ से बैठे हुए मूविंग चेयर को बार बार हिला रहा था। उसे देख लग रहा था जैसे मानो वो अभी किसी गहरी सोच में हो। उसी समय उस रूम के डोर पर किसी की दस्तक हुई। उस दस्तक को सुन वह आदमी वैसे ही बैठे हुए अपने कोड वॉइस में बोला, आ जाओ। ये सुनकर बाहर खड़ा एक लड़का अंदर आया और चेयर पर बैठे उस शख्स की तरफ देखकर पहले ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर। हाँ बोलो राज, तुम कब वापस आए? उस आदमी की गंभीर आवाज उस शख्स के कानों में पड़े। जब आपने मुझे बुलाया मैं तभी वापस आने के लिए निकल चुका था। राज उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, ये मुझे सर आप कहना बंद करो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जब मैं ऑफिस में रहूं तभी मुझे सर बुलाया करो। ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा सिर्फ एक फ्रेंड हूँ और जैसे हम लोग पहले बातें करते थे वैसे ही हम बातें करेंगे। वो शख्स सामने खड़े राज की तरफ देखकर कहता है। जैसे ही राज ने ये सुना वह चौंक गया क्योंकि आज कितने सालों बाद उसे यह महसूस हुआ कि सामने बैठा शख्स उसका दोस्त है, वरना उसने तो शायद अपने दोस्त को कब का खो दिया था। वो अपनी आंखें बड़ी किए उस आदमी की तरफ देख रहा था। वही वो आदमी अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उस शख्स की तेज आवाज राज के कानों में पड़े। जैसे ही राज ने ये सुना वो हड़बड़ा गया और वो सामने बैठे शख्स की तरफ देखकर बोला, नहीं वो मैं बस कुछ सोच रहा था। और कुछ नहीं, क्या आपको कॉफी पीना है? राज सामने बैठे आदमी की तरफ देखते हुए हल्के से स्माइल के साथ बोला। वही सामने बैठा आदमी राज की तरफ देखते हुए पूछा, क्या जो बोला था वह काम हुआ? अरे यार तू क्या मुझे हल्के में ले रहा है? जब तूने मुझे वो काम कहा था मैंने तभी वह काम करना स्टार्ट कर दिया था और ये ले तू खुद अपने आंखों से देख ले। इतना बोलकर राज सामने बैठे शख्स की तरफ एक एनवेलप को बढ़ा दिया। एक मजबूत हाथ आगे आया और उसने एनवेलप को पकड़ लिया। फिर वो शख्स एनवेलप को ओपन करके बड़े ही गौर से अंदर रखे चीजों को देखने लगा। जैसे जैसे वो शख्स उस एनवेलप में रखे फोटोज को देख रहा था उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वही सामने खड़ा राज अपने दोस्त के चेहरे के भाव को ही नोटिस कर रहा था। कुछ देर तक उन सारे फोटोज को देखने के बाद वह शख्स अचानक तेज तेज हंसने लगा। उसके तेज तेज हंसने की आवाज उस पूरे रूम में गूंज रहे थे। वो शख्स उसी तरह हंसते हुए बोला, अब आएगा मजा। वही राठौर मेंशन में सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी सब की तरफ देखते हुए बोले, क्या अद्वैक और आकृति बेटा के बारे में कुछ पता चला? उनकी कुछ खबर मिली कि आखिर वो लोग कहाँ हैं? जैसे ही आकृति का नाम सुनैना जी ने सुना उनके तो होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उन्हें अच्छे से पता था कि आकृति के साथ टीना ने क्या क्या किया है और अद्वैक को भी अब आकृति से दूर कर दिया है। वो मन ही मन बहुत खुश थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही विजय जी बोले, पापा अभी तो बात नहीं हो पाई है पर जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों एक साथ ही हैं। हाँ ऐसा ही हो तो अच्छा है क्योंकि मुझे आकृति बिटिया की बहुत चिंता हो रही है। वैसे भी वह बहुत मासूम है और उसने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। बस अब अद्वैक और आकृति के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए और वह दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हाँ पापा आप सही बोल रहे हैं। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि आकृति बेटा को वो प्यार और सम्मान मिले जो वो डिजर्व करती है। विजय जी मुस्कुराते हुए बोले। वही अदिति सबके साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके भी मन में आकृति ही चल रही थी कि आखिर आकृति कहाँ चली गई। उसे तो यही पता था कि वो और आकृति दोनों अकेले ही उस पार्टी में गए थे पर अद्वैक तो उनके साथ नहीं था। तो क्या बाद में अद्वैक भाई वहां आ गए थे? उसके मन में बस यही चले जा रहा था। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि अचानक एक कार आकर वहां रुकी और कुछ ही देर में दो लोग घर के अंदर एंटर किए।
जैसे ही सबने उन दोनों लोगों को देखा तो चौंक गए और सबकी नजरें एंट्रेंस डोर पर ही ठहर गए। आकृति को देख अदिति अपनी जगह से उठी और भागकर उनके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ है इससे ऋतिक? ऋतिक आकृति को अपनी गोद में लिए खड़ा था और आकृति की आंखें अभी बंद थी। जैसे ही आकृति ने अदिति की आवाज सुनी, वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अदिति उसके सामने खड़ी थी। वही ऋतिक आकृति को अपने गोद में लिए आगे बढ़ा और हॉल में रखे सोफे पर लिटा दिया। सभी घर वाले भी वहां आ गए। अदिति भी भागकर आकृति के पास आ जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, कैसी है तू और क्या हो गया तुझे? अभी आकृति कुछ बोलती उससे पहले ही दादाजी की आवाज सबके कानों में पड़े। दादाजी ऋतिक की तरफ देखकर पूछे, ये लड़का कौन है और यह ऐसे कैसे आकृति बेटा को उठाकर आ रहा है? क्या हुआ है आकृति बेटा को? विजय जी भी कंफ्यूज थे। उन्हें भी नहीं पता था कि सामने खड़ा लड़का कौन है। वही सुनैना जी और उनके पास खड़ा उनका बेटा विवेक, उन दोनों के होठों पर तो इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। दादाजी, ये मेरा और आकृति का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक है। हम एक साथ कॉलेज में थे और कल की पार्टी में भी हम लोग साथ में ही थे। क्योंकि कल कॉलेज रियूनियन पार्टी थी इसलिए सभी साथ में थे। अदिति अपने दादाजी से बोली, वो तो ठीक है बेटा, पर ऐसे ये लड़का क्यों आकृति बहू को लेकर आया? क्या हुआ है आकृति को? इतना बोलकर दादाजी आकृति की तरफ देखते हैं। आकृति अपनी अधखुली आंखों से देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो काफी थकी हुई लग रही थी। अदिति भी आकृति के बालों को सहलाते हुए ऋतिक से यही पूछी, बताना क्या हुआ है और यह कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे यार, ना जाने उस रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ। किसी ने आकृति की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिस कारण वह अभी तक होश में नहीं आई है। मैं तो इसे डॉक्टर के पास ले गया था और कल की रात ये हॉस्पिटल में ही थी। जैसे ही सबने सुना सब चौंक गए। सुनैना जी और विवेक को भी यह बात नहीं पता थी। वो सभी बड़े ही गौर से सुनाने लगे, क्या कल रात हमारे घर की बहू हॉस्पिटल में थी और हमें कुछ खबर ही नहीं? तुम्हारा हक बनता था कि तुम कॉल करके हमें बताओ। ऐसे कैसे तुम हमारी बहू की खबर हमें नहीं दिए? सुनैना जी ऋतिक की तरफ घूर कर देखते हुए तीखी आवाज में बोली, सॉरी आंटी, ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को आकृति की बहुत चिंता है, पर मेरे पास आप लोगों का नंबर नहीं था और उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं किसी को कॉल नहीं कर पाया और आप लोगों का भी कॉल नहीं आया, इसलिए सॉरी बेटा, वो तो ऐसे ही बोल गई। तुम बुरा मत मानना, हम सबको लगा कि हमारी बहू शायद अपने पति के साथ है, इसलिए हम सब निश्चित थे और अद्वैत को हमने कॉल मिलाया तो उसका कॉल नहीं लग रहा। तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुमने तो हमारी बहू का इतना केयर की है, वही हमारे लिए बहुत है। विजय जी ये बोलकर सुनैना जी की तरफ घूर कर देखें, जिससे सुनैना जी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आज एक बार फिर से विजय जी सुनैना जी को सबके सामने बोल दिए थे, जिससे सुनैना जी का गुस्सा और बढ़ गया था। वही ऋतिक विजय जी की बात पर हंसते हुए बोला, ना अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा मुझे तो अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड की ससुराल वाले इतने अच्छे हैं। मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। अब आकृति बेटा कैसी है? दादाजी आकृति की तरफ देखते हुए ऋतिक से बोले, डॉक्टर ने बताया है कि अभी यह पहले से थोड़ा ठीक है, पर अभी जो दवा दी गई है इसका थोड़ा असर अभी भी है, इसलिए ये थोड़ी वीक फील कर रही है। 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर ऋतिक अपने हाथ में पकड़े एक पैकेट को अदिति की तरफ बढ़ा दिया। अदिति वह ले लेती है। ऋतिक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, डॉक्टर ने दवा खाने के लिए बोला है, इस आकृति को खिला देना, अब मैं चलता हूँ। ऋतिक ये कहकर जैसे ही जाने लगा, तभी दादाजी रोकते हुए बोले, रुक जा बेटा, ब्रेकफास्ट का टाइम है। आए हो तो ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे पता है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किए होंगे। ऋतिक मुस्कुराया और बोला, दादाजी मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, पर मुझे अभी जल्दी से घर जाना है क्योंकि डैड के बार कॉल आ रहा है। ठीक है, हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड का कॉल आ रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, पर हाँ, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं। जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम हमसे मिलने जरूर आना। दादाजी ऋतिक की तरफ देखकर बोले, हाँ पापा जी, बुला लीजिए। अब तो वैसे भी इसका तो रोज का आना जाना रहेगा। आफ्टर ऑल इसकी महबूबा जो यहाँ है, रातें रंगीन जो किया है इसने आकृति के साथ। सुनैना जी दादाजी की बात पर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। उनकी घूरती नजरें आकृति पर ही थी।
ऋतिक मुस्कुराते हुए दादाजी की तरफ देख बस हाँ में सिर हिला दिया और फिर सबकी तरफ देख उन्हें ग्रीट कार वहां से बाहर आकर अपने घर के लिए निकल गया। ऋतिक के जाने के बाद अदिति आकृति के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, कैसी है तू, तो ठीक तो है ना? आकृति बस अपनी पलकों को झपका देती है। दादाजी अदिति से बोले, अदिति आकृति बेटा को कुछ खिला दो, उसके बाद तुम उसे दवा दे देना। ये सुनकर अदिति तुरंत डाइनिंग टेबल के पास गई और एक प्लेट में ब्रेकफास्ट निकालकर लेकर लाई और अपने हाथों से आकृति को खिलाने लगी। आकृति अदिति की तरफ देख रही थी तो अदिति उसे खिलाते हुए बोली, सुनो मैडम, आज खिला रही हूँ, पर जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी, समझी? क्योंकि अदिति किसी पर अपना उधार नहीं छोड़ती। अदिति की बात पर आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी। विजय जी आकृति के बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा दवा खा लेना, उसके बाद जब हिम्मत पड़े तो धीरे धीरे रूम में चली जाना। आकृति बस अपनी पलकों को झटका देती है। अब वापस से सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। आकृति को ब्रेकफास्ट करते हुए देख सुनैना जी गुस्से से आग बबूला थी। वही ब्रेकफास्ट टेबल पर नीचे से विवेक अपनी मॉम के हाथों को पकड़ रखा था और उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहा था। ये आकृति की बच्ची वापस से इस घर में आ गई। मैं इसे एक पल भी देखना बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ना जाने वो अद्विक कहाँ है। अब तक तो उसे जाकर सबके सामने आकृति को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देना चाहिए, पर ना जाने कहाँ जाकर कौन से बिल में छुपकर बैठा हुआ है कि हमें उसकी खबर ही नहीं मिल पा रही। सुनैना जी अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोल रही थी। कुछ देर में अदिति आकृति को ब्रेकफास्ट करा देती है और फिर खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगी। फिर अदिति आकृति को दवा खाने के लिए देकर उससे बोली, अगर तू थोड़ा ठीक फील कर रही हो तो चल, मैं तुझे रूम में ले चलती हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आकृति धीमी आवाज में अदिति से बोली। फिर अदिति आकृति को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। आकृति रूम में आए तो बेड पर लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर ली। अदिति आकृति के बगल में बैठे हुए पूछी, क्या हुआ था? हम दोनों तो साथ में थे और साथ में ही ड्रिंक भी किए थे, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों? ये मुझे भी कुछ नहीं पता। अगले दिन भी मुझे कोई होश नहीं था। वह तो ऋतिक ने मुझे सब कुछ बताया, पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि आखिर हम लोग रूम में कैसे पहुंच गए। आकृति थोड़ी उदासी के साथ अदिति से बोली, यार यही बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं होटल रूम में कैसे पहुंची। हम लोग तो नीचे डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, पर अचानक से क्या हो गया। बोलते हुए अदिति थोड़ी उदास लग रही थी। वहीं आकृति ने जब ये सुना तो वह अदिति से बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? आकृति के पूछने पर अदिति बात को टालते हुए बोली, अरे वह सब छोड़, तू ये बात डॉक्टर ने तुझे क्या बताया है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ऋतिक ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया। ये बात तो ऋतिक ने भी मुझे नहीं बताया। उसने बस यही कहा कि शायद किसी ने ड्रिंक के साथ छेड़खानी की थी, उसी के कारण मेरी आज ये हालत है। कहीं ना कहीं अदिति आकृति की कई बातों को समझ चुकी थी, क्योंकि सेम सिचुएशन उसके साथ भी हुई थी। कुछ देर के लिए दोनों ही शांत हो गई। फिर अदिति आकृति से बोली, अच्छा तुम ज्यादा मत बोल, तू चुपचाप सो जा, ठीक है? ये कर अदिति वहां से चली गई। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में दवा के असर के कारण वह भी नींद के आगोश में चली गई। अदिति बाहर आकर बालकनी में बैठ गई और वह सब कुछ सोचने लगी। उसी समय उसका मोबाइल बजा। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो वह थोड़ी सी घबरा गई। इस वक्त उसके फोन पर जो कॉल आ रहा था उसे पिक करने से अदिति थोड़ी घबरा रही थी। वो अभी घबराए भी बैठी थी कि पूरी बेल बजकर कॉल कट हो गए। ये देख अदिति राहत की सांस लेती है, पर तभी वापस से मोबाइल रिंग करने लगा। इस बार अदिति हिम्मत करके कॉल पिक करती है। अदिति के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से मैग्नेटिक वॉइस अदिति के कानों में पड़े, कैसी हो बच्चा? जैसे ही अदिति ने खुद के लिए बच्चा शब्द सुना तो उसका मुंह बन गया। वो इस तरह मुंह बनाते हुए बोली, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझे आप? अदिति के बोलने से फोन पर दूसरी तरफ जो शख्स था वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? आप कुछ भी बोलो पर मुझे बच्चा मत बुलाए, समझे? अदिति तपाक से बोली। तभी दूसरी तरफ से उस आदमी की हंसने की आवाज अदिति के कानों में पड़े। वह हंसते हुए बोला, ठीक है तुम बुरा मत मानो, अब से मैं तुम्हें बच्चा नहीं बेबी बुलाऊंगा, चलेगा? बेबी शब्द भी वैसे ही साउंड कर रहा था जैसा बच्चा शब्द साउंड कर रहा था, लेकिन इस बार अदिति मन नहीं करता है इसलिए वह चुप हो गई। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तो जान शब्द कैसा रहेगा?
ये सुनकर तो अदिति के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कान लाल हो गए। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रही थी। अदिति अपनी बात बोलकर बिना सामने वाली की बात सुन तुरंत कॉल कट कर देती है। वहीं फोन पर दूसरी तरफ इंसान जब अपने फोन पर कॉल एंडेड देखा तो मुस्कुराने लगा और हंसते हो बोला, तुम्हारी यही अदा तो मुझे दिन पर दिन तुम्हारा और भी दीवाना बना रहा है। ये रक्षित कपूर जो कभी किसी लड़की की तरफ अपनी नज़र तक उठाकर नहीं देखता था, आज तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहता है। तुम्हारे एक आवाज़ सुनने के लिए यह पागल रहता है। पर अफसोस तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं। लेकिन बहुत जल्द तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी और मेरे बनने के लिए कहोगी, यह रक्षित कपूर का खुद से वादा है। वह सब बोलते हुए रक्षित के होठों पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अदिति अब तक बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे, उसके कान गर्म हो गए थे। वह अपने कानों पर अपनी ठंडे हाथ को रखते हुए बोली, मुझे क्या हो रहा है? ऐसा तो मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। ऐसा तो मुझे करण के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी महसूस नहीं हुआ था। यह एहसास बिल्कुल नया है। यह एहसास वह एहसास नहीं जो मैं करण के साथ रहने पर फील करती थी। ये सब सोचते हुए अचानक अदिति को कारण का ख्याल आ गया और अब उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, उस इंसान का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। उस जैसा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अदिति रूम में आई तो आकृति अभी भी सो रही थी। वो भी आकृति के बगल में जाकर लेट गई। पूरा दिन ऐसे ही बीत गए। रात में भी अदिति सबके साथ डिनर नहीं करती। वह अपना और आकृति का डिनर लेकर रूम में जाकर आप आकृति को खिलाकर खुद भी डिनर करती है। फिर रात में सभी लोग सो गए। इस बीच आकृति को अद्विक की याद भी आ रही थी, पर अफसोस उसे घर पर कहीं अद्विक नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और इन 2 दिनों में अब आकृति ठीक हो चुकी थी और अब उसे कमजोरी भी फील नहीं हो रही थी। अब वो सभी के साथ बैठकर लंच और डिनर करने लगी थी। लेकिन इन 2 दिनों में अद्विक का कोई खबर नहीं था। यहाँ तक कि उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, जिससे सभी को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर अद्विक है कहाँ। अद्विक अपने ऑफिस भी नहीं जा रहा था। शाम के समय में सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। एक मेड सबके लिए चाय लेकर आई। सब बैठकर चाय पी रहे थे। वहां पर सभी मौजूद थे। सिर्फ अद्विक को छोड़कर सबसे बातें करते हुए ही अदिति की नजरें गेट की तरफ गई, जहां से अद्विक अंदर आ रहा था। अद्विक को देखते ही अदिति के मुंह से निकला, भाई। जैसे ही सब ने अदिति की बातें सुनी तो सबकी नजरों का पीछा करके देखे तो सामने अद्विक था। उसे देख सभी हैरान रह गए। सभी अद्विक की तरफ हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। अद्विक की हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। उसके बाल मेसी हो रखे थे। माथे पर एक तरफ छोटी सी पट्टी लगी हुई थी। उसकी नीली आंखें पूरी ब्लड की तरह रेड हो गए थे। उसकी ऐसी हालत देख सब चौंक गए थे। आकृति की तो जान ही सूख गई थी। वह अद्विक को इस हाल में देख नहीं पा रही थी। वही अद्विक चुपचाप खड़ा था। अदिति ये देखकर भागते हुए अपने भाई के पास गई और बोली, भाई ये क्या है? भाई आपकी यह हालत कैसी हो रखी है और आपके माथे पर ये चोट कैसे लगे? अद्विक कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस बिना किसी भाव के खड़ा था। उसकी नीली नजरें सिर्फ आकृति पर टिकी हुई थी। वहीं एक साइड खड़ी सुनैना जी और विवेक दोनों ही अद्विक की हालत को देख पहले तो चौंक गए, पर फिर कुछ सोचकर उन दोनों के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। सुनैना जी और विवेक दोनों ही अद्विक के चेहरे के भाव को देख समझ गए कि अद्विक इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसकी आंखों में आकृति के लिए नफरत के भाव देख वह दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों एक नज़र एक दूसरे की तरफ देख आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगे। दोनों माँ बेटे के तो इस वक्त जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अदिति बार बार अपने भाई के हाथ को पकड़कर उससे उसकी हालत के बारे में पूछ रही थी, पर अद्विक कुछ नहीं बोल रहा था। वही विजय जी भी अद्विक की हालत देखकर बोले, अद्विक ये क्या हाल बना रखा है? तुमने अपनी और इन 3 दिनों से तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। विजय जी की तेज आवाज को सुनकर भी अद्विक कोई रिएक्ट नहीं किया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक ऐसे क्यों शांत है और कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तभी दादाजी आगे बढ़े और अपने रौबदार आवाज में बोले, अद्विक तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। तुम्हारे डैड तुमसे पूछ रहे हैं कि यह तुमने क्या हाल बना रखा है अपना। दादाजी की बात सुनकर अद्विक धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाया। सभी लोग अद्विक के हर एक एक्शन को देख रहे थे।
अद्विक चलते हुए आगे बढ़ा और सबको पूरी तरह से इग्नोर करके सीधे आकृति के पास गया, जो कि वही एक तरफ शांति से खड़ी थी और लगातार अद्विक को ही देख रही थी। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति को देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले आकृति की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। सब लोग ये देख हैरान रह गए। वही सबसे ज्यादा हैरान तो आकृति थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पकड़कर अद्विक इस तरह से कहाँ लेकर जा रहा है। वही अद्विक की आंखें अभी भी पूरी लाल थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, जैसे मानो उसके अंदर एक अलग ही तूफान मचा हो। सुनैना जी और विवेक दोनों ही अद्विक को ऐसे शांत देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मॉम, अब ये बड़े भैया को क्या हो गया है? ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विवेक धीरे से अपने मॉम के कान में फुसफुसा कर बोला, आई थिंक जितना मैं अद्विक को जानती हूँ, उसे देखकर मुझे यही लग रहा है कि ये किसी तूफान के आने के पहले की शांति है। जरूर वो आकृति के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। सुनैना जी एक तिरछी स्माइल के साथ विवेक की तरफ देखकर बोली। वहीं अपनी मॉम की बात सुनकर विवेक की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पर विवेक की नजरें आकृति पर टिकी हुई थी। वो तो शुरू से ही आकृति को अपने हवस भरी नजरों से देखता था और वह बस मौका ढूंढता था कि कब उसे आकृति को अपना बनाने का मौका मिले, पर आकृति कभी भी उसे नजर उठाकर भी नहीं देखती नहीं थी। यही बात विवेक के गुस्से को और बढ़ा देता है। अब आकृति उसकी जुनून बनती जा रही थी और उसे बस हर हाल में आकृति ही चाहिए थी। अद्विक किसी से बिना कुछ बोले चुपचाप आकृति के कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए तेजी से वहां से जाने लगा। तभी पीछे से विजय जी गुस्से से बोले, अद्विक रुक जाओ, ऐसे इस तरह से तुम आकृति बेटा को कहाँ लेकर जा रहे हो? अद्विक नहीं रुका और न ही कुछ जवाब दिया। वो आकृति को लेकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। अद्विक कुछ बोला जा रहा है, खबरदार जो तुमने अपने एक कदम बाहर निकाले। दादाजी गुस्से से अपने हाथ में पकड़े छड़ी को पटकते हुए चिल्ला कर बोले। दादाजी की तेज आवाज सुनकर अद्विक एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपने पहले ही कहा था कि आपकी बहू का ये पहला फंक्शन है तो उसे मेंशन लेकर आ जाओ और अब जब फंक्शन खत्म तो तमाशा खत्म। अद्विक बिना किसी भाव के अपने कठोर आवाज में दादाजी से बोला, फिर वापस से आकृति की कलाई को कसकर जकड़े हुए ही वहां से लेकर बाहर निकल गया। वही आकृति जो कि अभी बिल्कुल चुपचाप थी, वो अद्विक के इस रिएक्शन को समझ नहीं पा रही थी। आखिर अचानक से उसको क्या हो गया? वह 2 दिन तक तो ना जाने कहाँ ऐसे गायब रहा और अचानक से आया भी तो वो इस तरह से बिहेव कर रहा था। यह बातें आकृति को सोच रही थी। अद्विक बाहर आकर अपने कार के पास आकृति को ले गया और बैक साइड का डोर ओपन कर एक झटके में आकृति को उसके अंदर लगभग धकेल दिया। आह! आकृति के मुंह से कराहने की दर्द भरी आवाज निकली, जिसे सुनकर भी अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तेज आवाज के साथ कार के डोर बंद किया, फिर दूसरे साइड से जाकर कार में बैठा और तुरंत डोर को दोनों साइड से लॉक कर दिया। यह आप क्या कर रहे हैं? और आप इस तरह से मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? आकृति जो कब से चुप थी, आखिरकार वह चुप नहीं रह पाई और अपनी धीमी आवाज में अद्विक से बोली। अद्विक आकृति को पूरी तरह से इग्नोर कर ड्राइवर की तरफ देख ऑर्डर देते हुए बोला, कार स्टार्ट करो। अद्विक के ऑर्डर को पाते ही ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। अद्विक को इस तरह से चुप देख अब आकृति को बेचैनी सी होने लगी थी। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत डर सा लग रहा था। आकृति आज बहुत दिनों बाद अद्विक को इस तरह से गुस्से में देख रही थी। हालांकि उसने पहले भी अद्विक के भयंकर रूप को देखा था, वह तो अद्विक के इससे भी भयानक रूप को देखी थे और उसके दिए दर्द को भी झेली भी थी, पर इन कुछ दिनों से अद्विक उसके साथ अच्छा ही बिहेव कर रहा था, जिससे उसे उसकी आदत सी हो गई थी। और आज फिर से अद्विक को उतने ही गुस्से में देखकर आकृति की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो डर के कारण कार में एक तरफ दुबक कर बैठी हुई थी। वह विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिन्हें वह बार बार साफ कर रही थी, पर फिर भी ये कमबख्त आंसू बार बार उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। अद्विक भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा हुआ था। वह तिरछी निगाहों से आकृति की तरफ देखा तो उसके हाथों की मुट्ठी कस गए। वह अपनी लाल आंखों से आकृति को घूरने लगा और उसने अपने होठों को भींच लिया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अद्विक के विला के सामने कार रोका। ड्राइवर की कार से रोकते ही एक गांठ भागते हुए अद्विक के पास आया। कार के बैक सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही अद्विक तुरंत बाहर निकला
और तेज कदमों के साथ चलते हुए विला की तरफ बढ़ गया। उस विला के डोर पर पहुंचकर अद्विक रुका और पीछे मुड़कर देखा तो आकृति कहीं नहीं थी। ये देख अद्विक के भावे तंग गए। वह पीछे मुड़ा और कार के पास चलकर गया तो आकृति अभी भी कार में ही बैठी थी। ये देखकर अद्विक उसे घूरने लगा। तुम अभी तक कार के अंदर क्या कर रही हो? बाहर आओ, अद्विक अपनी तेज आवाज में आकृति से बोला। आकृति एक पल के लिए उसकी आवाज सुन सहम गई और अपनी डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वही अद्विक आकृति को अपने लाल आंखों के साथ घूर रहा था। मुझे आप मेरी फ्रेंड के घर छोड़ दीजिए या फिर मेरे घर छोड़ दीजिए, आकृति अपनी धीमी आवाज में अद्विक से बोली। ये सुन अद्विक का पारा हाई हो गया। वो तुरंत ही कार का डोर ओपन किया और आकृति के हाथ को कसकर पकड़ते हुए एक झटके में कार से बाहर निकाला। अद्विक के इतनी तेज से हाथ पकड़ने के कारण आकृति की कलाई में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। आह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आकृति खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली। वही अद्विक आकृति की बात पर एक सेकंड के लिए उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूरते हुए उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और कस लिया। फिर उसे खींचते हुए विला की तरफ लेकर बढ़ गया। आकृति डोर के पास पहुंची और एक बार फिर से वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने कुछ सीन नाचने लगे। उसे रुके हुए देखकर अद्विक को भी याद आ गया। शादी के एक हफ्ते बाद अद्विक जब घर आया था तो टीना भी उस दिन अद्विक के साथ घर पर आ गई थी। और जब आकृति ने टीना तरफ देखकर पूछा, आप यहाँ और वह भी इस वक्त? टीना कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक आकृति की तरफ देख गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उससे ये सब पूछने की? टीना जब चाहे यहाँ आ सकती है और जितना दिन भी उसका रहने का मन करेगा वह यही रहेगी। तुम्हें मैंने ये हक नहीं दिया कि तुम उससे ये सवाल नहीं कर सकती। आकृति ने जब ये सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आकृति की आंखों से बह रहे आंसू को देखकर टीना बोली, यह क्या किया अद्विक बेबी? तुम मेरी बहन को क्यों रुला रहे हो? आखिर तुम्हारी और उसकी शादी हुई तो इसमें उसकी क्या गलती? और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन के आंसू का कारण मैं हूँ और मुझे उसके आंसू देखे नहीं जाते। अपनी बात बोलकर टीना मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। ये देखकर अद्विक आकृति को बोला, बहुत मजा आता है ना तुम्हें इस तरह से मेरी टीना को रुलाने में, इसीलिए नफरत करता हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ अभी के अभी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूं। आकृति अभी भी वही खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वही टीना को रोते देखा अद्विक तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ बेबी, तुम्हारे कारण कोई नहीं रो रहा और तुम्हारा पूरा हक बनता है यहाँ रहने का। मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें कुछ बोलता है। मैं कभी भी इस लड़की को अपनी वाइफ नहीं मानता। मेरे लिए मेरी वाइफ सिर्फ तुम हो। इतना बोलकर अद्विक वही आकृति के सामने ही टीना के होठों को चूमने लगा। टीना ये देख बहुत खुश हो गई है और वो अद्विक की शर्ट को कसकर पकड़ ली। वही आकृति ये सब देख नहीं पाई। वह अपनी नजरों को नीचे झुकाए और भागते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। आकृति ने डिनर बनाया था। अद्विक और टीना आए और एक साथ बैठ गए। ये देखकर आकृति को अच्छा नहीं लगा पर वह कुछ बोल नहीं पाई। वो चुपचाप खड़ी थी तो अद्विक उसे घूरते हुए बोला, खड़ी क्यों हो, डिनर सर्व करो। आकृति अद्विक को खाना सर्व की पर टीना को नहीं। ये देख अद्विक गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? टीना को भी डिनर सर्व करो। नो अद्विक बेबी, रहने दो, मैं खुद अपने हाथ से ले लूंगी। टीना अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए अद्विक से बोली पर अद्विक गुस्से से बोला, नहीं बेबी, तुम अपने हाथ से क्यों लोगी? ये यहाँ किस लिए है? आकृति खड़ी थी तो अद्विक उसे घूरते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या कहा, टीना को डिनर सर्व करो। आकृति अद्विक के इतनी तेज से चिल्लाने पर डर गई और अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे टीना को डिनर सर्व करने लगी। पर टीना ने जब ये देखा तो वो जानबूझकर अपने बाउल को खुद के ऊपर गिरा ली, जिससे खाना गर्म होने के कारण उसका पैर जल गया और वो चिल्लाकर बोली, आहा मेरा पैर। जैसे ही अद्विक नहीं सुना वो जल्दी से उठकर टीना के कपड़े पर गिरी सब्जी को साफ करने लगा। फिर तुरंत उसे अपने गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया और रूम में जाकर सबसे पहले टीना को वॉशरूम में ले गया और उसके कपड़ों को वॉश करने लगा, उसके पैरों को साफ करने लगा। आकृति भी भागते हुए वहां आई। उसे भी टीना की फिक्र हो रही थी। जब अद्विक और टीना दोनों बाहर आए तो आकृति अपनी सहमी हुई आवाज में बोली, सॉरी दी, वो मुझसे गलती से।
अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक आगे बढ़ा और खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे आकृति सीधे फर्श पर जा गिरी। उसके होठों के कोने से खून निकलने लगे। अद्विक गुस्से से उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेबी को के पैर को जलाया। अब तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहोगी। इतना बोल वो आकृति के बालों से उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और उसे डोर के बाहर लाकर एक झटके में धकेल दिया, जिससे आकृति मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वो सहमी हुई निगाहों से अद्विक की तरफ देखी और रोते हुए बोली, प्लीज, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वह गलती से हो गया। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। इतना कहकर आकृति अपने दोनों हाथों को अद्विक के सामने जोड़ ली। पर अद्विक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में चिल्ला कर बोला, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अब 1 सेकंड भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद तुम मेरे इस घर में नहीं रहोगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है। आई डोंट केयर, पर अब मैं तुम्हें 1 सेकंड भी अपने घर में नहीं देखना चाहता। इतना बोल वो आकृति के मुंह पर ही तेज आवाज के साथ गेट को बंद कर दिया। आकृति वही फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोती रही। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। आकृति उसमें हींग रही थी, पर अद्विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आकृति विला के डोर के पास खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि अद्विक उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अब क्या यही रहने का इरादा है? चलो अंदर। तभी आकृति धीरे से बोली, सॉरी, पर मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे बहुत पहले ही यहाँ से निकाल दिया है। आकृति की बात पर अद्विक तिलमिला उठा और जबरदस्ती आकृति को लेकर अंदर चला गया। आकृति अभी भी खुद के हाथ को छुड़ा रही थी ताकि वो यहाँ से जा सके, पर अद्विक की पकड़ इतनी तेज थी कि आकृति चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। प्लीज मेरे हाथ को छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। आपने तो पहले ही मुझे इस घर से निकाल दिया है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? आकृति डरते हुए धीमी आवाज में अद्विक से बोली और यह सब बोलते हुए आकृति का गला रुंध गया। आकृति की बात सुन अद्विक तुरंत उसकी कलाई को कसकर पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ दिया और एक झटके में उसे खुद के करीब खींचते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, यू आर माई वाइफ, और अपना ये दिमाग चलाना बंद करो। अब अगर एक शब्द भी तुम आगे कुछ बोली तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगी तुम्हारी जुबान को कटवाने में। इतना बोलकर अद्विक एक झटके में आकृति की कलाई को झटक दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। अद्विक आकृति को अनदेखा कर वहां से तेज कदमों के साथ चला गया। आकृति बस उसे जाते हुए देख रही थी। आकृति वही फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह एक नज़र पूरे विले की तरफ देखती है। उसे विल को देखते हुए उसकी आंखों के सामने वह सारे दर्द आने लगते हैं जो वह यहाँ पर झेली थी। जो भी अद्विक ने उसके साथ किया था, वह सब कुछ याद करके आकृति की आंखों से आंसू रुकी नहीं रहे थे। कुछ देर बाद आकृति फर्श पर से उठी और भागते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। ऊपर से खड़ा अद्विक सब कुछ देख रहा था। अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह कुछ सेकंड तक वहां खड़ा रहा। उसे तुरंत वह भी अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुनैना जी टीना को कॉल करके सब कुछ बता दी थी कि कैसे अद्विक यहाँ आया था और आकृति को लेकर यहाँ से चला गया है। जैसे ही टीना ने ये सुना उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने तो कुछ और ही सोचा था। अद्विक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह से बिना कोई तमाशा किए आकृति को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अद्विक बेबी, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे तो बहुत बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा और वो सब देख मुझे सुकून मिलेगा। उसके साथ ही साथ तुम आकृति को सबके सामने बेइज्जत भी करोगे। पर मेरा तो सारा प्लान ही फेल हो रहा है। पर इससे पहले बात और बिगड़े मुझे कुछ करना होगा। टीना गुस्से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोला। टीना को अब लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो उसका सारा प्लान फेल हो जाए। वह तुरंत ही तैयार होकर अद्विक के घर के लिए निकल गई और रास्ते में कार में बैठी हुई थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं अद्विक को आकृति का कभी नहीं होने दूंगी। अद्विक मेरा है और मेरा ही रहेगा। उस आकृति से तो मैं कभी भी हार नहीं मान सकती। वह मुझे अच्छा कैसे डिजर्व कर सकती है? इतना बोलकर टीना ने अपने हाथों की मुट्ठी को कस लिया। वहीं दूसरी तरफ अद्विक हॉल में बैठा हुआ था। आकृति भी किचन में खाना बना रही थी। मेड उसके साथ उसकी हेल्प कर रही थी। जैसे ही आकृति किचन से बाहर आई, उसी समय वहीं दूसरी तरफ अद्विक हॉल में बैठा हुआ था। आकृति भी किचन में खाना बना रहे थे।
मेड उसके साथ उसकी हेल्प कर रही थी। जैसे ही आकृति किचन से बाहर आई, उसी समय टीना भी डोर से होते हुए हॉल की तरफ बढ़ रही थी। पहले टीना की नज़र आकृति पर गई। वो आकृति को घूर कर देखने लगी। आकृति को देखकर टीना का खून खौलने लगा। वो आकृति को कुछ बोलने वाली थी, पर तभी टीना की नज़र हाल में बैठे अद्वैत पर गई, तो वो खुद को कंट्रोल कर ली। फिर आकृति को इग्नोर करके भागते हुए अद्वैत के पास चली गई। अद्वैत के पास जाकर तुरंत उसके गले लगकर बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। तुम कहाँ थे तुम्हें पता है? इन 2 दिनों से मैं तुम्हें नहीं देखा, मैं कितनी बेचैन हो गई थी। मैंने तुम्हारा नंबर की बार कॉल भी की, पर तुम्हारा तो कॉल भी नहीं लग रहा था। इतना बोलकर टीना तुरंत अद्वैत के गालों पर किस कर ली। आई मिस यू टू बेबी। अद्वैत टीना को पकड़कर बहुत प्यार से बोला। अभी उसके होठों पर स्माइल थे, जहां इतने समय से अद्वैत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। वो टीना को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गए थे। आकृति जो कि वही सामने खड़ी थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो तुरंत वहां से जाने लगी। अद्वैत तिरछी निगाहों से आकृति को जाते हुए देख रहा था। वही टीना की भी नज़र आकृति पर गई। जैसे ही टीना ने आकृति को जाते हुए देखा तो तुरंत उससे बोली, अरे आकृति तुम भी यही हो, कैसी हो तुम? टीना ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे मानो अभी तक उसने आकृति को देखा ही ना हो। वो बड़ी ही भोली बनकर उसकी तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से उससे ये पूछी थी। आकृति ने जब ये सुनी तो वो पीछे मुड़कर टीना की तरफ देखी। टीना अभी भी मासूमियत के साथ बड़े ही प्यार से आकृति को देख रही थी। मैं ठीक हूँ, आकृति टीना की तरफ देखते हुए धीरे से बोले। फिर वहां से जाने लगी। तभी टीना अद्वैत से बोली, बेबी देखो ना, आकृति जा रही है, उसे बोलो रुकने के लिए, वह भी हमारे साथ बैठकर बातें करें। कुछ देर में हम सभी तो डिनर करेंगे। अद्वैत टीना की बात पर उससे बोला, छोड़ो उसे, इग्नोर करो और उसे जाने दो। वैसे भी वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फालतू में वो यहाँ रहेगी तो उसे देखकर मुझे और गुस्सा आएगा, और अभी मैं अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। अद्वैत की बात सुनकर आकृति की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अद्वैत की कही एक एक बातें उसे किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे अभी बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ भाग जाए। वो कुछ सेकंड तक ऐसे ही अपनी जगह पर खड़े रहकर अद्वैत की तरफ देखती रही, जो उसकी तरफ एक बार देख भी नहीं रहा था। ये बात आकृति को तकलीफ पहुंचा रही थी। आकृति की आंखें नम हो गए, और कुछ ही देर में कब उसके नम आंखों से आंसू गिरने लगे, उसे पता भी नहीं चला। आकृति खुद को और वहां नहीं रोक पाई। फिर तुरंत भागते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। अद्वैत अपनी तिरछी नजरों से आकृति को जाते हुए देख रहा था। अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही टीना ने जब आकृति को इस तरह से रोते हुए जाते देखा तो उसके होठों पर शातिर स्माइल आ गए। अभी तो ये शुरुआत है मेरी प्यारी बहना, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तुम दोनों को हर हाल में अलग करके रहूंगी। तुम दोनों को तो मैं एक बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। भले ही पिछली बार मेरा प्लान काम नहीं हुआ, पर इस बार मेरा प्लान इतना पक्का होगा कि तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहोगे। भले ही अद्वैत ने अभी तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर ना निकला हो, पर उसके मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट तो भर गए हैं, और इस कड़वाहट को मैं जल्द ही नफरत में बदल दूंगी और तुम दोनों के बीच एक ऐसी खाई बनाऊंगी जिस पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। टीना आकृति को जाते देखा अपने मन ही मन बोली। अब टीना अद्वैत से और भी ज्यादा चिपक कर बैठ गई। वही अद्वैत अपने मोबाइल में कुछ जरूरी मेल्स चेक कर रहा था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस कारण टीना उससे और भी ज्यादा चिपक कर बैठ गई। इस वक्त टीना की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज वो अद्वैत के इतने करीब जो बैठी थी। हमेशा से उसका यही तो सपना था कि वो अद्वैत से चिपक कर रहे और हमेशा अद्वैत सिर्फ उसके साथ रहे। वह तो जैसे इस वक्त हवा में उड़ रही थी। वही आकृति अपने रूम में आकर डोर को बंद की और वही डोर से टिककर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार अद्वैत और टीना का एक दूसरे की बिल्कुल करीब बैठना और चिपक कर बातें करना। अद्वैत की तीखी बातें यही सब गूंज रहे थे, जो कि उसे हद से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। आकृति उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस कारण उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आप अचानक से इतने क्यों बदल गए? वो सब मुझसे किए वादे,
वह सब मुझे बोलना कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। क्या वो सब एक झूठ था? सिर्फ आपका एक प्लान था? मुझे बेवकूफ़ बनाने का क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आखिर क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अब आप मेरी तरफ एक नज़र देखना तक नहीं चाहते? ये सब आकृति मन ही मन बोल रही थी और लगातार रोए जा रही थी। कुछ देर बाद आकृति डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो वहां पर पहले से ही अद्विक और टीना बैठे हुए थे। टीना ने अभी भी अद्विक के हाथों को कसकर जकड़ रखा था। वही अद्विक के भी होठों पर स्माइल थे और वो मुस्कुराते हुए टीना से बातें कर रहा था। वो दोनों बातें करते हुए अचानक तेज तेज हंसने लगे और बातें करते हुए ही जब टीना के बाल उसके चेहरे पर आए तो अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके बालों की लटों को तुरंत कान के पीछे कर दिया, जिससे टीना शर्माने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। ये देखकर आकृति एक बार फिर से भावुक हो गई और उसकी आंखें नम हो गई। हालांकि अभी आंखों से आंसू नहीं गिरे थे, क्योंकि उसने खुद के आंसुओं को आंखों में ही रोक रखा था। आकृति कुछ सेकंड तक वहीं थोड़ी दूर पर खड़े होकर यह सब देखती रही। फिर वहां से वापस जाने के लिए जैसे मुड़ी, तभी टीना की आवाज उसके कान में पड़े। आकृति तुम कहाँ जा रही हो? आओ हम साथ में डिनर करते हैं। टीना आकृति की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोली। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे आकृति की बहुत चिंता हो, वह सच में आकृति की बहुत परवाह करती हो। पर सच्चाई क्या था ये तो टीना और आकृति दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे। सॉरी पर मुझे भूख नहीं है, आकृति टीना की तरफ देख धीरे से बोली। फिर एक नज़र अद्विक की तरफ देखकर वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी अद्विक की आवाज़ सुनकर उसके जाते हुए कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। ना जाने लोगों को भूख नहीं रहती, फिर भी क्यों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं? शायद उन लोगों को दूसरों को डिस्टर्ब करने में बहुत मज़ा आता है। अद्विक ने बड़े ही रूड तरीके से यह बात बोली थी, जिसे सुनकर आकृति की आंखों में रुके आंसू बह गए। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई और अपने आंखों को भींचते हुए वापस रूम की तरफ चली गई। कुछ देर में मेड टीना और अद्विक के लिए डिनर लेकर आई। टीना बड़े ही अदा के साथ अद्विक के हाथों को पकड़कर बोली, बेबी देखो ना, मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट डिशेस बनवाए हैं। अद्विक एक नज़र टीना की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू सो मच बेबी, यू आर द बेस्ट। ये देखकर टीना खुश हो गई और फिर अपने हाथों से अद्विक को खिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाई और बोली, चलो बेबी, इसी बात पर तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अद्विक टीना के हाथों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथों से खाना खा लिया। टीना ये देख और भी ज्यादा खुश हो गई। वह अद्विक को खिलाते हुए उसके करीब बढ़ने लगी। अद्विक अभी भी बिना किसी भाव के चुपचाप उसी तरह बैठा रहा। वह कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी टीना अपने एक हाथ को अद्विक के गले में डाल दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को पकड़ खुद के करीब खींची और बिल्कुल उसके होठों के करीब पहुंचते हुए बोली, बेबी आई वॉन्ट इट। अद्विक टीना के ही आंखों में देख रहा था, वही जैसे ही टीना उसके होठों के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी। टीना उसके होठों को अपने होठों से बस छूने ही वाली थी। तभी अद्विक अपने और टीना दोनों के होंठ के बीच अपने एक फिंगर को रख दिया और बोला, नो बेबी इट्स टाइम टू डिनर, पहले डिनर करते हैं, इसके लिए अभी पूरी रात बाकी है। ये सुनकर टीना का मुंह बन गया, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर नकली स्माइल लिए बोली, ओके बेबी जैसा तुम कहो। रात के बारे में सोच सोचकर टीना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर दोनों अपना डिनर करने लगे। वही थोड़ी दूर पर खड़ी आकृति ये सब कुछ देख रही थी। वह पानी लेने के लिए आई थी, पर तब तक उन दोनों को इस तरह देख उसका दिल पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगे। वह वापस से अपने रूम में चली गई, फिर बेड पर जाकर गिर गई और पिलो में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही रोते रोते ही कब आकृति की आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अद्विक स्टडी रूम में बैठा हुआ था और लैपटॉप में अपने नजरें गड़ाए हुए कुछ टाइप कर रहा था। टीना रूम में बैठी अद्विक का इंतजार कर रही थी। वो पहले से ही अद्विक के रूम में जाकर उसका वेट कर रही थी, पर अफसोस अद्विक वहां आया ही नहीं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद जब टीना से नहीं रहा गया, तो वो उठकर अद्विक के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वो स्टडी रूम के पास जाकर तुरंत ही डोर ओपन कर अंदर चली गई। अंदर पहुंचने पर वो अद्विक को लैपटॉप में काम करते देखी, तो वो अपनी जगह पर रुक गई। फिर कुछ देर बाद वो अद्विक के करीब जाने लगी। अद्विक भले ही लैपटॉप में काम कर रहा था, पर उसने टीना के प्रेजेंट को साफ महसूस कर लिया था। जैसे ही टीना उसके बिल्कुल करीब जाने वाली थी,
तभी अद्विक अपने हाथ दिखाकर उसे पीछे रोक दिया। टीना को अद्विक का इस तरह से रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी वो खुद के गुस्से को कंट्रोल किए चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद अद्विक टीना की तरफ देखा और बोला, बेबी आई हैव मोर वर्क, सो प्लीज तुम जाओ और जाकर सो जाओ। हमें जो भी बातें करनी होगी वो हम कल सुबह करेंगे। इतना बोल अद्विक वापस से लैपटॉप में काम करने लगा। वही टीना कुछ सेकंड तक ऐसे ही खड़ी रही और अद्विक की तरफ देखती रही। उसे अद्विक की बातें सुन बहुत तेज गुस्सा आया। वह कसकर अपने हाथों को बंद ली, फिर पैर पटकते हुए स्टडी रूम से बाहर चली गई। टीना के जाते ही अद्विक लैपटॉप पर से अपने नज़रों को हटाया और सोफे पर पीछे की तरफ आराम से लेट गया। फिर अपने सिर को उस पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते हुए अद्विक किसी ख्यालों में खो गया। वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और न ही इसके चेहरे के भाव से कुछ पता चल रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। अचानक की अद्विक का फोन की रिंग की आवाज़ उस शांत स्टडी रूम में गूंज उठा। अद्विक अपने मोबाइल को उठाया और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख तुरंत कॉल पिक किया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गए। वो उसी तरह स्माइल करते हुए बोला, गुड वर्क। वही टीना रूम में आई। वो गुस्से से तमतमाई हुई थी। वो रूम के सामान को इधर उधर फेंकने लगी। फिर वो अपने बालों को नोचते हुए बोली, मैं चाहकर भी क्यों अद्विक के करीब नहीं जा पा रही? क्यों मैं उसे अपने से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही? कहाँ गलती हो रही है मुझसे? नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती हूँ। अद्विक को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसे आकृति को अपने रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। ये बोलते हुए टीना की आंखें पूरी लाल हो गई थी और कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल थे। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सुनैना जी अपने बेटे विवेक के रूम में थी। वो भी इस वक्त गुस्से से तमतमाई हुई थी। वो विवेक के पास बैठी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर इस अद्विक ने कुछ किया क्यों नहीं? वो इस तरह से बिना कुछ बोले और बिना कुछ रिएक्ट किए आकृति को यहाँ से लेकर क्यों चला गया? और उस टीना ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया कि वहाँ जाकर अद्विक ने आकृति के साथ कुछ बुरा किया है या नहीं। मुझे तो लगता है कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं हो गया। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं अपने अद्विक भैया को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से आकृति को माफ नहीं कर सकते। शायद वो कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ ऐसा खतरनाक, ताकि वो आकृति को अच्छे से सबक सिखा सके। विवेक अपनी मॉम की बात पर सोचते हुए उनसे बोला, ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अब मैं उस आकृति को और नहीं झेल सकती। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो आकृति अद्विक की लाइफ से दूर चली जाए, तभी तो हमारा फायदा है। सुनैना जी मुस्कुराते हुए विवेक से बोली और विवेक के भी होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों माँ बेटे के होठों पर इस समय एक शातिराना मुस्कान थे। अगली सुबह विंडो से आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही आकृति के चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे धीरे उठने लगी। आंखें खोलते ही वह चारों तरफ एक नज़र देखी और खुद को अद्विक के घर देख उसे कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आने लगा। वह सब याद आते ही आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो खुद को संभाली और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, नहीं अब और नहीं, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं कि इस तरह से खुद को टूटने दूं। इतना बोल आकृति बेड पर से उतरी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगी। बाल बनाते हुए ही आकृति के पेट में से आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुन आकृति समझ गई कि उसे भूख लगी है। उसने कल दोपहर में भी अचानक से अद्विक के राठौर मेंशन आने के कारण लंच नहीं किया था और रात में भी उसने डिनर नहीं किया, जिस कारण उसे अभी बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपने रूम से बाहर आई और किचन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी नज़र हाल में बैठे अद्विक और टीना पर गई। टीना अद्विक के कंधे पर अपना सिर रखे उसके हाथों को कसकर पकड़े हुए बैठी थी, जैसे मानो वो अद्विक पर अपना हक जमा रही हो। आकृति ये सब देख रही थी कि जहां उसे होना चाहिए वहां आज टीना बैठी हुई थी और अद्विक पर हक जमाना तो दूर, आकृति तो अद्विक के लिए किसी अनजान की तरह थी। शायद वो कभी भी अद्विक पर पूरा हक होने के बाद भी उस पर अपना हक नहीं जमा सकती थी। ये देखकर आकृति को बहुत बुरा लगा। उसे अपने सीने में एक तेज दर्द सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी इस पूरी दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। वो बिल्कुल अकेली है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गई और एक कतरा आंसू आंखों से निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। वो खुद को बहुत हिम्मत देकर आई थी कि
अब वो और नहीं रोएगी। पर अपने पति को किसी और के करीब देख उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अद्विक के विला के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकलकर बाहर आए। अचानक आकृति की नज़र डोर की तरफ पड़ी। वहां खड़े 2 लोगों को देख आकृति की आंखों में चमक आ गए। आकृति कुछ सेकंड तक सामने खड़े लोगों की तरफ देखी और फिर झट से भागते हुए जाकर उन दोनों के गले लग गई। वहीं अद्विक, जो कि अभी तक बिना किसी भाव के बैठा हुआ था और कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसकी भी नज़र डोर पर खड़े लोगों पर गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई और अचानक से आकृति को इस तरह से उनके गले लगते देख उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया। आखिर कौन आया है जिसके गले अदिति लगी है? अब अद्विक क्या करेगा? जानने के लिए सुनना ना भूलें मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।